हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर टॉप 100 मंथली करंट अफेयर देख रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 10 तक, अब यहाँ देखते हैं 11 से। ठीक है, चलिए। हाँ, और एक चीज़ और है, आप इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने एक ऑफर रखा है, फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर को, 1 के सब्सक्राइबर को, प्रथम 1 के सब्सक्राइबर का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में 2 साल तक जितने भी मेरे पेड पीडीएफ होंगे वो सारे आपको फ्री अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर है क्या, 89 60 69 42 83। इस पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप करें। ये नंबर फ्लैश करेगा आपको स्क्रीन पे भी, और डिस्क्रिप्शन में भी ये आपको नंबर दिख जाएगा। ठीक है, तो चले सीधे टॉपिक पे। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए। अप्रैल 2023 में किस ने यस बैंक के साथ साझेदारी में प्रीमियम भुगतान के लिए ई रूपी आरबीआई की सीबीडीटी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली कंपनी बन गई। देखिए, आप जानते हैं कि आरबीआई ने ई रूपी डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, तो उसको स्वीकार करने वाली कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। बजाज एलियंस, और दूसरा क्या है रिलायंस इंश्योरेंस, तीसरा क्या है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, चौथा क्या है चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस, और पांचवा क्या है फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर में होगा 2 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ये आपका सही उत्तर है। इन्होंने पहला डिजिटल ई रूपी स्वीकार करने वाला इंश्योरेंस कंपनी बन गया है। इसका स्पष्टीकरण देखिए क्या है। रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के लिए ई रूपी भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस अपने ग्राहकों को बैंक के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल रूप में प्रीमियम भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से ई रूपी को स्वीकार करेगा। तो ये किसने, यस बैंक के साथ इन्होंने क्या किया है, साझेदारी किया है। आपको पता है कि ई रूपी एक्सेप्ट करने के लिए किसी बैंक के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, बैंक के माध्यम से एक्सेप्ट होगा। तो इसने यस बैंक के साथ समझौता किया है और ई रूपी को इन्होंने स्वीकार किया है। साझेदारी ग्राहकों को एक सुरक्षित, आसान, तत्काल और हरित भुगतान समाधान प्रदान करेगी, जिससे ग्राहक के अनुभव में वृद्धि होगी। मतलब ग्राहकों की सुविधा के लिए किया गया है। डिजिटल दौर चल रहा है, तो डिजिटल के क्षेत्र में कुछ नया हर क्षेत्र में किया जाता रहेगा, तो उसी फाइनेंशियल क्षेत्र में ये किया गया एक डिजिटल कदम है। किसने किया है, रिलायंस का जनरल इंश्योरेंस। अप्रैल 2023 में अंताल्या तुर्की में आयोजित 2023 हुंडई तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह बिंदु सही है अथवा है। भारत 2023 हुंडई तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में 3 स्वर्ण 3 पदक जीता है, जिसमें 1 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य के साथ समग्र पद तालिका में तीसरे स्थान पे है। या ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए 4 पदक 2 स्वर्ण 2 रजत के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर है। ऑप्शन सी, भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेमन ने कोलंबिया की सारा लोपेज को हराकर विश्व कप चरण 1 में कंपाउंड महिला में इंडिविजुअल स्वर्ण जीता। अब इसमें से आपको देखना है कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, केवल ए, सेकेंड में क्या है ए एवं बी, थर्ड में क्या है बी एवं सी, फोर्थ में क्या है ए एवं सी, और 5 में क्या है ए बी सी। कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन सी बी एवं सी सही है, बी एवं सी सही है। स्पष्टीकरण देख लीजिए क्या है।
भारत 18 से 23 अप्रैल, ये अप्रैल 18 से 23 का न्यूज है। अंताल्या तुर्की में आयोजित 2023 हुंडई तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में कुल पदक तालिका में 4 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। ठीक है, आप याद रखिएगा। इसमें स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने, 1 रजत और 1 कांस्य। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 पदक, 2 स्वर्ण और 2 रजत के पदक तालिका में सबसे ऊपर है। और चीन 3 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो भारत क्या है? दूसरे स्थान पे। देखिए, भारत भी 4 पदक जीता है और यूएसए भी 4 पदक जीता है, लेकिन यूएसए ने 2 स्वर्ण के अलावे 2 रजत जीता है और हमने 1 रजत 1 कांस्य जीता है, इसलिए दूसरे स्थान पे है भारत। ठीक है, भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेमन ने कोलंबिया की सारा लोपेज को 149-146 से हराकर तुर्की में विश्व कप चरण 1 में कंपाउंड महिला में इंडिविजुअल स्वर्ण जीता है। आप इनका नाम याद रखिएगा। तीरंदाज कौन है? ज्योति सुरेखा वेमन। उन्होंने अपने साथी ओजस प्रवीण देवताले, भारत के हैं, के साथ चीनी ताइपे की चेन ई हसन और किम ली चुन पर 159-154 की जीत के साथ कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट भी जीता। ज्योति सुमन के बारे में है ये, अब देख लीजिएगा। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने फाइनल में चीन से हारने के बाद स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की रिकवरी टीम में तरुण दिये राय, अतनु दास और धीरज बोमा देवरा शामिल थे। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेपीएससी, बीपीएससी, पीपीसी, जेएससी, बीएसएससी जैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए आपको उपलब्ध कराए जाएंगे कंटेंट। पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, डाउन टू अर्थ इत्यादि से सोर्स हमने लिया है जो बहुत ही प्रमाणिक होते हैं। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री पीडीएफ प्राप्त कीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेजना है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और आपको यहाँ फ्लैश करता हुआ भी स्क्रीन पे ये व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, तो आप उस पर चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिए। आपको 2 साल तक हमारे जितने भी फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर का एक अलग से हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और जितने भी मेरे पेड पीडीएफ होंगे वो फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर के 1000 सब्सक्राइबर, पहले 1000 सब्सक्राइबर के लिए फ्री में 2 साल तक पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इतने अच्छे सोर्स से आपको प्रमाणिक कंटेंट मिल रहे हैं वो फ्री में। तो करना क्या है? बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे, आप उस ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 13। 26 अप्रैल 2023 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, जिससे चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को 2025 तक 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक विस्तारित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ऑप्शन बी क्या है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, सीसीईए इसको बोलते हैं, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को सीसीए इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फुल फॉर्म हुआ ने 15,070 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के सह स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी, या सी क्या होगा? राजस्थान 23 के बाद उत्तर प्रदेश में 27 सबसे अधिक नर्सिंग कॉलेज खुले गए। यानी राजस्थान में नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? 23, और उससे सबसे ज्यादा 27 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आपको अब चूज करना है कि सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 में केवल ए, ऑप्शन बी में एवं बी, ऑप्शन 3 में बी एवं सी, ऑप्शन 4 में ए एवं सी, ऑप्शन 5 में ए बी एवं सी। तो उत्तर सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 बी एवं सी। तो बी एवं सी सही है ये। और उत्तर प्रदेश में 27 मेडिकल नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए जो सबसे अधिक है, राजस्थान 23 के बाद। ठीक है,
26 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, जिससे 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 4 लाख करोड़ रुपए तक विस्तारित करने में मदद मिलेगी। 2020 में भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का बाजार आकार 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में इसकी हिस्सेदारी 1.5% होगी। ठीक है, भारत की हिस्सेदारी वैश्विक में विश्व के जितने भी चिकित्सा उपकरण में बनाए जाएंगे उसके 1.5% यानी 1.5% भारत की हिस्सेदारी उसमें रहेगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ सह स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके लिए कितना खर्च किया जाएगा? 1570 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में अधिकतम होंगे। इसमें 1570 करोड़ रुपए में जो नर्सिंग कॉलेज बनेंगे उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27 नर्सिंग कॉलेज और इसके बाद राजस्थान में होंगे और मध्य प्रदेश में 14 होंगे। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 27 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी नए। क्वेश्चन नंबर 14, किस संगठन या संस्थान ने हाल ही में अप्रैल 23 की बात है प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेज अक्रॉस स्टेट्स या यूटीज यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी की? ये रिपोर्ट का नाम है प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेज अक्रॉस स्टेट्स या यूटीज ऑफ इंडिया रिपोर्ट। किसने जारी की है? पहला इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दूसरा क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड, और तीसरा क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, चौथा क्या है? इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन, और 5 क्या है? नीति आयोग। तो किसने किया है? 5 नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, नीति आयोग जानते हैं योजना आयोग के जगह पे 2014 में बीजेपी यानी मोदी सरकार द्वारा लाया गया स्कीम है नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने नीति आयोग का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेज अक्रॉस स्टेट्स या यूटी ऑफ इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की जो बाजार मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं में राज्य सरकारों और संगठनों द्वारा अपनाई गई अच्छी और अभिनव प्रथाओं का संग्रह प्रस्तुत करती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अभी सुमन के बेरी ने, सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर पॉल, डॉक्टर रमेश चंद, BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी कार्यालय की उपस्थिति में रिपोर्ट का अनावरण किया गया। ठीक है, देखिए इस रिपोर्ट्स में विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है। इसमें क्या है? बाजार को बढ़ावा देने के लिए राज्य मिशन और पहल, एकीकृत बाल विकास योजनाओं को में मोटे अनाज को शामिल करना, नवीन पत्तियों के लिए अनुसंधान विकास तथा प्रौद्योगिकी उपयोग। क्वेश्चन नंबर 15, अप्रैल 2023 में वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय ने श्रेणी 1 मिनी रत्न CPSE के नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए किस कंपनी के उन्नयन को मंजूरी दी? मतलब मिनी रत्न में कौन से कंपनी को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए क्या है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड या इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। CCL तो पहले से नवरत्न में है। मिनी रत्न की बात हो रही है, देखिए मिनी रत्न में NCL भी आता है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोयला निकालने वाली कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। फिलहाल यहाँ पे बात ये हो रही कि मिनी रत्न में किसे शामिल किया गया है? उत्तर क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन 2 रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न में शामिल किया गया। दोस्तों आप बताइएगा कि मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न बनने के लिए क्या क्राइटेरिया हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण देखिए, 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में रेल विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 1 मिनी रत्न CPSE से 9 रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने की मंजूरी दी। सार्वजनिक उद्यम विभाग के अनुसार रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह जो है किसके अंतर्गत आता है? रेल मंत्रालय के अंतर्गत ही एक कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड।
ठीक है। तो इससे यह क्या 13वां नवरत्न कंपनी बन गया। ठीक है, आप याद रखिएगा। सरकार ने 1977 में तुलनात्मक लाभ वाले सीपीएसई की पहचान करने और उन्हें वैश्विक दिग्गज बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नवरत्न योजना शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1977 में स्कीम शुरू किया गया था, तुलनात्मक लाभ वाले। इसका मतलब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किस कंपनी ने अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट विकसित किया है? तरल मतलब लिक्विड डीएपी, लिक्विड डीएपी भी बना लिया गया है। तो किस कंपनी ने इसे बनाया है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफको की बात हो रही है। ऑप्शन 2 फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। चौथा क्या है? राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड। पांचवा क्या है? मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। उत्तर क्या होगा? ए, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इफको। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी, इसे डायमोनियम फॉस्फेट होता है, नैनो डीएपी, इफको नैनो डीएपी तरल लॉन्च किया। इफको नैनो डीएपी तरल नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त एक नैनो उर्वरक उत्पाद का शुभारंभ है। इसमें क्या क्या रहेंगे? नाइट्रोजन और फास्फोरस रहेंगे। ठीक है। भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया। इससे क्या होगा? खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी और आत्मनिर्भर होगा। कैसे? जो हमारे यहाँ आयात किए जाते हैं खाद्यान्न वगैरह की, खाद्यान्न की आयात तो ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी कुछ चीज़ों की होती है, जैसे तेल वगैरह की होती है, सरसों ऑयल वगैरह की, तो उसमें भी हमें ये आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। ठीक है। इफको ने एक पेटेंट पंजीकृत किया है जिसके तहत इफको को 20 वर्षों के लिए दुनिया में कहीं भी तरल यूरिया और तरल डीएपी की बिक्री पर 20% रॉयल्टी मिलेगी। देखिए, इफको का अपना ये नया खोज है। आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब कोई नई चीज को खोज करती है तो उसे पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट ये 20 वर्षों के लिए होता है और दुनिया में कहीं भी अब ये जिसका पेटेंट मिल जाता है बिक्री होगा तो उस पर 20% की रॉयल्टी मतलब कमीशन उस कंपनी को मिलेगा जिसने इसे खोज किया है। क्यों? क्योंकि किसी भी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय शहर में दुनिया का पहला सामाजिक मुद्रा पेटेंट कार्ड WYLD अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया? क्या है पहला सामाजिक मुद्रा पेटेंट कार्ड? नई दिल्ली, दूसरा क्या है? बेंगलुरु, तीसरा हैदराबाद, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा चेन्नई। उत्तर क्या होगा? चौथा मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। देखिए, WYLD दुनिया का पहला सामाजिक मुद्रा पेटेंट कार्ड मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA आधारित वीजा इंक, वीजा जानते हैं USA की कंपनी है, कार्ड जारी करती है, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम द्वारा संचालित था। ऐप किसी को भी जिसके 1000 से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और 100 से अधिक का WYLD स्कोर है, ऐप के माध्यम से WYLD पेमेंट कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में PDF प्राप्त कीजिए। फ्री PDF के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और 2 साल तक जितने भी मेरे पेड PDF होंगे इस ग्रुप में फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री PDF प्राप्त कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य या यूटी, कौन से राज्य या यूटी में अंजी खड ब्रिज, याद रखिए, अंजी खड ब्रिज नामक भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज, केबल स्टे मतलब केबल पे ये टंगा हुआ ब्रिज है। ठीक है, मई 2023 में 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार हो जाएगा। मई में तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मई निकल चुका है, तैयार हो चुका है। ठीक है,
ऑप्शन क्या है? ए अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? बी, जम्मू कश्मीर में यहाँ बनाया गया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? अंजी खड ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज है, केबल पे टंगा हुआ है। ठीक है, स्पष्टीकरण यहाँ पे देख लीजिए। 26 अप्रैल 2023 को अंजी खड केबल स्टे रेलवे ब्रिज जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल स्टे ब्रिज पर 96 केबल स्थापित किए गए हैं, जो 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मई 2023 में इसकी सुपर स्ट्रक्चर तैयार करने में सक्षम होंगे। ठीक है, ये 473 मीटर लंबा है, आप इसको याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 725 मीटर है। केबल स्टे ब्रिज का हिस्सा 473 मीटर लंबा है, मतलब कि इसमें देखिए कुछ दूर तक केबल स्टे ब्रिज भी है और साधारण ब्रिज भी है। तो केबल स्टे ब्रिज का जो लंबाई है वो 473 है और इस ब्रिज की टोटल लंबाई कितना है? 725 मीटर है। ठीक है, ब्रिज कश्मीर और शेष भारत के बीच एक महत्वपूर्ण रेल लिंक है, जो उधमपुर से बारामूला 326 किलोमीटर पे चलता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे और देखना चाहे तो आप विस्तारित देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अप्रैल 2023 में बाजार पूंजीकरण एम कैप के अनुसार कौन सी कंपनी की बात हो रही है? भारत की छठी सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए इन्फोसिस लिमिटेड से आगे निकल गई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सूची में सबसे ऊपर है। रिलायंस ये सबसे ऊपर है, लेकिन इन्फोसिस से ऊपर निकल के छठी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी एम कैप के अनुसार। तो वह कौन सी कंपनी है? मार्केट कैपिटल के अनुसार, एम कैप का मतलब मार्केट कैपिटल होता है। तो ऑप्शन ए में क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ऑप्शन 2 क्या है? आईटीसी लिमिटेड। ऑप्शन 3 क्या है? विप्रो। 4 वेदांता लिमिटेड और 5 डाबर लिमिटेड। उत्तर क्या होगा? बी, आईटीसी लिमिटेड की बात हो रही है। यह छठी सबसे बड़ी कंपनी एम कैप के अनुसार बन जाएगी। आईटीसी का मार्केट कैप कितना है? 5.11 लाख करोड़ रुपए। 24 अप्रैल 2023 तक की यह डाटा है। जबकि इन्फोसिस 7वें स्थान पर आ जाएगा, उसका कितना है? 5.08 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और भारत की 5 बड़ी सबसे कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितना है? 16.07 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी। इसके बाद टाटा टीसीएस है दूसरे नंबर पर। ठीक है, फिर एचडीएफसी है तीसरे नंबर पर मार्केट कैपिटल के अनुसार ये बात हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक जो है 6.38 लाख करोड़ रुपए एम कैप के साथ चौथे स्थान पे है। ठीक है, और 5वें स्थान पे कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और छठे स्थान पे अभी हमने बताया कौन है? आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्शन में दिए गए थे सब 1 2 3 4 5 6 तक के सबसे बड़े एम कैप के अनुसार भारत की कंपनियां हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में अप्रैल 23 में एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से देश भर में सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया? किस मंत्रालय में, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। 5वां क्या है? पर्यटन मंत्रालय। तो उत्तर क्या होगा? चौथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, इसने क्या लॉन्च किया है? सिटी ब्यूटी कंपटीशन ऑनलाइन है ये, आप डिटेल देख लीजिए। 26 अप्रैल 2023 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से देश भर के सभी स्थानीय निकायों की भागीदारी के लिए सिटी ब्यूटी कंपटीशन लॉन्च किया। स्थानीय निकाय की बात हो रही है, नगर निगम, नगर पालिका जैसे। सिटी ब्यूटी कंपटीशन दिसंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्च कब किया गया था? 2022 में। उद्देश्य क्या है? सुंदर, अभिनव, समावेशी सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए देश भर के शहरों और वार्डों द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और पहचानना। नॉलेज पार्टनर के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया इस अभ्यास में वार्ड ईएलबी राज्यों को सहायता प्रदान करेगा। कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगी इसको, अर्बन लोकल बॉडीज को। सिटी ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेने की आखिरी तारीख क्या थी? 15 जुलाई है 2023 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, बैंक क्रेडिट की क्षेत्रीय तैनाती मार्च 2023 पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में
कितना प्रतिशत क्रेडिट वृद्धि दर्ज की? क्या होगा उत्तर? 15.4। ऑप्शन ए 15.4। ठीक है, अब पॉज करके हैं डिटेल पढ़ लीजिएगा, बहुत कोई खास नहीं है इसलिए हम इस पे समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, उसके एक रिपोर्ट है के अनुसार कौन सा देश 2022 में एडीबी द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों या परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्त करता है? इसका मतलब यह हुआ कि 2022 में एडीबी से सबसे ज्यादा लोन किस देश ने प्राप्त किया है? ए श्रीलंका, बी भारत और तीसरा पाकिस्तान, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा बांग्लादेश। उत्तर क्या होगा? पाकिस्तान सबसे ज्यादा लोन प्राप्त किया है एडीबी से 2022 में। एडीबी के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान कितना 5.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला, जिससे वह 2022 में एडीबी वित्त पोषित कार्यक्रमों परियोजनाओं में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। 24 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट एडीबी ने 2022 में 40 देशों को कुल कितना दिया है? 31.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का वितरण किया 40 देशों को, जिसमें 5.58 बिलियन अकेले पाकिस्तान को मिला है। 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल ऋणों से पाकिस्तान, जो गहरे आर्थिक संकट में फिलहाल है, 2022 में एडीबी से रियायती धन के रूप में 2.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे हाल ही में अप्रैल 23 में किंग चार्ल्स III द्वारा मानक MBE मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ये ब्रिटेन का एक सम्मान है। ठीक है, तो किससे दिया गया है? भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। अर्जुन मिश्रा, नाहिद आबिदी, तीसरा क्या है? मंडन मिश्रा, चौथा ऑप्शन M.N. नंद कुमार, पांचवा क्या है? जी बालकृष्णन नायर। तो उत्तर क्या होगा? M.N. नंद कुमार। M.N. नंद कुमार को दिया गया है। ये यूके में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ पे क्या है? निदेशक हैं। ठीक है, निदेशक डायरेक्टर हैं। इन्हें किंग्स चार्ल्स, वहाँ के जो भी राजा हैं, किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानक MBE मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, MBE का फुल फॉर्म है, से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चूंकि ये भारतीय मूल के है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है M.N. नंद कुमार। मानद MBE यूके में भारतीय शास्त्रीय कलाओं के शिक्षण, प्रदर्शन और पहुंच के लिए सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। मानद अवार्ड सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए विदेशी नागरिकों के लिए ब्रिटिश सम्राट द्वारा आयोजित अनुमोदित है और यूके के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई। क्वेश्चन नंबर 24। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला कौन है? अभी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा अप्रैल 2023 में किए गए लॉन्च के संबंध में कौन सा बिंदु सही है? मतलब अप्रैल 2023 में उन्होंने लॉन्च किया कुछ चीजों को, तो कौन सा ये सही है? ऑप्शन में क्या है? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, एक कार्यक्रम है APPAI और एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ परियोजनाओं की शुरुआत की है। देखिए, डेली करंट अफेयर भी हम बनाते हैं। फिलहाल अभी कुछ कारणों से एक सप्ताह पहले करीब 5-6 दिनों से मैं नहीं बना पाया हूं, तो अब कंटिन्यू रहेगा। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, चूंकि हमारे घर में शादी थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। अब नहीं होगा, अब कंटिन्यू आपको मिलेगा। तो उसमें भी हमने इसे बताया था। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? चलिए टॉपिक पे आते हैं। ऑप्शन बी क्या है? एनिमल पैंडेमिक एंड एपिडेमिक्स के लिए भारत की तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। और ऑप्शन सी क्या है? AHSSOH विश्व बैंक के सहयोग से भारत की पहली पशु पैंडेमिक प्रतिक्रिया योजना है, जिसे 2228.70 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 5 साल की अवधि में 5 राज्यों में लागू किया जाएगा। अब इसमें से आपको चुनना है कि कौन से ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में क्या है? केवल एक। ऑप्शन 2 में क्या है? A एवं B। ऑप्शन 3 में क्या है? B एवं C। ऑप्शन 4 में A एवं C। ऑप्शन 5 में क्या है? A, B एवं C। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 5 A, B, C, यानी कि ये तीनों सही हैं।
वही चीज़ें विस्तार में भी है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वित्त मंत्रालय के किस नियामक निकाय ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट योजना मिशन 50 के EV4E को शुरू करने की घोषणा की है? वित्त मंत्रालय के किस निकाय ने ये इलेक्ट्रिक वाहन को बाजार में बढ़ावा देने के लिए एक पायलट योजना है। पायलट योजना इसको कहते हैं कि देखिए, कोई भी योजना को शुरू करने से, स्कीम को शुरू करने से पहले कुछ लिमिट जगह, स्थानों या क्षेत्र के लिए योजना को लॉन्च किया जाता है। जब वो सफल हो जाता है तो उसे किसी राज्य भर के लिए, जिला भर के लिए या और किसी देश भर के लिए भी लागू किया जा सकता है। तो पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं जो छोटे लेवल पे कोई योजना को शुरू किया जाता है। तो ऐसे ही पायलट प्रोजेक्ट किसने इलेक्ट्रिक वाहन को बाजार में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? मिशन 50 के EV4E को शुरू करने की घोषणा की है। तो किसने की है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने, ठीक है। आप देख लीजिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को अनलॉक करने के लिए पायलट योजना मिशन 50 के EV4E को शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें बेहतर वित्त पोषण शर्तें प्रदान की। वित्त पोषण मतलब ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन को बेहतर ढंग से अपनाने के लिए आवश्यक अन्य समाधान बुके को समझाया गया, ठीक है। यह योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों MSME को EV की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करेगी। मतलब कम रेट पर उन्हें लोन दिया जाएगा, सीधी सी बात है। सिडबी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी निधि देगा जो EV खरीद के लिए ऋण प्रदान करती है और तिपहिया वाहन खंड में विद्युतीकरण को बढ़ावा देती है। NBFC को भी ये प्रदान करेगा। NBFC क्या करते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, तो उनको भी ये देगा जो EV खरीदने के लिए ऋण प्रदान करेंगे। ऐसी NBFC को भी सिडबी अपना वित्त प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अप्रैल 2023 में अस्ताना कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी है, कजाकिस्तान की राजधानी है। तो वहीं आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 36वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? ऑप्शन ए क्या है? अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 kg फ्री स्टाइल श्रेणी के किर्गिस्तान के आलमाज इस्मान बेको को हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 10 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य जीते हैं। कुल पदक तालिका में 5वें स्थान पे है। ऑप्शन सी में क्या है? कजाकिस्तान पदक तालिका में शीर्ष पर है, जिसके बाद जापान और ईरान का स्थान रहा, ठीक है। क्या है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 36वां संस्करण है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 ए एवं सी सही है, ए एवं सी सही है, ठीक है। भारत के पदक के बारे में देख लीजिए, भारत 10 नहीं बल्कि 14 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। इसलिए गलत हो जाता है, यहाँ पे 10 स्वर्ण पदक की बात हो गई थी, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा। 27 क्वेश्चन नंबर 27, अप्रैल 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जिसको बोलते हैं द्वारा हाल ही में जारी किए गए ढांचे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से बिंदु सही है? सेबी ने सीमित प्रयोजन समाशोधन निगम के निपटान गारंटी कोष के निर्माण के लिए ऋण प्रतिभूतियों के आवंटन के समय पात्र जारीकर्ताओं के से शुल्क के रूप में राशि और अग्रिम संग्रह के लिए एक नया ढांचा जारी किया। और ऑप्शन बी क्या है? एक नया ढांचा 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। ऑप्शन सी क्या है? ढांचे के अनुसार पात्र जारीकर्ताओं को LPCC द्वारा जारी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा। क्या होगा उत्तर? कौन सा सही होगा? ए एवं सी सही होगा, ठीक है। आप देख लीजिए, जो बैंकिंग क्षेत्र के स्टूडेंट होंगे उसे ध्यान से थोड़ा देखेंगे, बाकी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यह बैंकिंग का बहुत ही इंटरनल सूक्ष्म गहरी करंट अफेयर डाटा है जो बैंकिंग क्षेत्र के में ही पूछा जाएगा। बाकी जनरल एग्जाम में ये पूछने की संभावना न के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर क्या है? 28, अप्रैल 2023 में भारत ने वीमेन एम्पावरमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, जिसे UN वीमेन के रूप में भी जाना जाता है, में कितने आवेदन किया? मतलब यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है UN वीमेन, महिलाओं को या
एम्पावरमेंट करती है संस्था इवन वीमेन। तो उसमें हर देश अपना कंट्रीब्यूशन यानी कुछ पैसे योगदान देते हैं। तो उसमें भारत ने कितना डॉलर का योगदान दिया इवन वीमेन में? क्या है उत्तर? 50,000 अमेरिकी डॉलर का ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, देखिए भारत ने वीमेन एम्पावरमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन, जिसे इवन वीमेन के रूप में भी जाना जाता है, 50,000 अमेरिकी डॉलर, टोटल कितना हुआ? 4.09 करोड़ रुपए का योगदान किया है। देखिए इवन वीमेन को स्वैच्छिक बजट का समर्थन करते हुए भारत ने, ये स्वैच्छिक बजट है, आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इसका चेक सौंपा। अभी भारत के अस्थायी प्रतिनिधि इवन वीमेन में कौन है? रुचिरा कंबोज। तो आप इसे भी याद रखेंगे, इवन वीमेन में भारत का प्रतिनिधि अभी कौन है? रुचिरा कंबोज। यह दान इवन वीमेन का अवर महासचिव और कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बाहोश ने प्राप्त किया। तो इवन वीमेन के महासचिव कौन है और कार्यकारी निदेशक अभी? सीमा सामी बाहोश। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अप्रैल 2023 में भारत बिल भुगतान प्रणाली से जुड़ने और वीडियो बैंकिंग के माध्यम से बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया। कौन सा बैंक? भारत बिल भुगतान प्रणाली से जुड़ने और वीडियो बैंकिंग के माध्यम से बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाला कौन सा बैंक बन गया? यही स्मॉल फाइनेंस बैंक। इससे भी हमने क्या डेली करंट अफेयर में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप डेली करंट अफेयर सेशन भी जरूर देखिएगा। अब कंटिन्यू मिलेंगे, बीच में थोड़ा 2-4 दिन अभी गैप हो गया था, उसको आप अवॉइड कीजिएगा। हालांकि वो भी हम तैयारी करवा देंगे, मंथली करंट अफेयर वगैरह में वो सब ऐड कर दिए जाएंगे। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने हाल ही में, अप्रैल 2023 की बात है, संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करने के लिए युवा पोर्टल और एक सप्ताह एक कार्यक्रम लॉन्च किया। युवा पोर्टल और एक सप्ताह एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। कौन से मंत्री ने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। देखिए मंत्री भी एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला युवा पोर्टल और एक सप्ताह एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। देखिए युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ये इसके थीम थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रौद्योगिकी नवाचार और स्टार्टअप में भारत की उत्कृष्टता के उदाहरण के रूप में भारत भर में फैली 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं पर प्रकाश डाला। इसमें दोस्तों हम इस टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ में यहीं प्राप्त करते हैं इस सेशन को। अगला सेशन भी कल मिलेगा और ये कल का सेशन लंबा होगा, थोड़ा 1 घंटे का होगा लगभग, जिसमें करीब 30-35 क्वेश्चन कवरेज किए जाएंगे। तो आप उसे भी देखिएगा। और फ्री पीडीएफ यहाँ पर फिर हम आपको कहना चाहेंगे, फ्री पीडीएफ के लिए हमारे इस पीडीएफ को, जितने भी पीडीएफ पैड पीडीएफ होंगे उसे हम फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं एक स्कीम के तहत। वो स्कीम क्या है? फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर, पहले 1000 सब्सक्राइबर जो भी हमारे होंगे उन्हें 2 साल तक जितने भी पैड पीडीएफ होंगे फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए हम आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने का स्क्रीनशॉट। और ऐसे सभी व्यक्ति का एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर के एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें हम जितने भी पैड पीडीएफ होंगे वो फ्री में उपलब्ध कराएंगे। तो आप फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो आपने सेशन को एंजॉय किया, आप अपने तैयारी में आगे बढ़ते रहिए। आपके साथ के सेल्फ स्टडी हमेशा सहयोग करता रहेगा। तो चलिए सेशन को आपने एंजॉय किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और फ्री पीडीएफ प्राप्त कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।